बच्चों आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है मोशन और ये चैप्टर 8 है। हम लोग एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करना है कि ये जो मोशन है, टर्म है मोशन, ये मोशन क्या होता है। इस मोशन टर्म को हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं कि बहुत तरह के मोशन के बारे में बात किया गया है। यहाँ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, ये सारे चीज़ें, गैलेक्सीज, ऑल आर इन मोशन। तो मोशन यहाँ पर क्या लिखा है, वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मोशन के लिए क्या ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा व्हेन इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है ये। सपोज़ कीजिए बच्चों कि हमारे पास दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ए पर है, और वो कुछ समय के बाद वो बी पर चला जाता है, ए से वो बी पर चला जाता है। इस दौरान वो कुछ टाइम भी लगाता है, मान लेते हैं कि 1 आवर का वो समय लगाता है इस पीरियड में। अब ये चेंज इन पोजीशन कैसे हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए पोजीशन पर है वो एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से देखते हैं कि उसका डिस्टेंस क्या और डायरेक्शन क्या है, वो उसका पोजीशन कहलाता है। तो ए का पोजीशन मान लेते हैं हम इस लोगो से डिटरमाइन करते हैं कि इस लोगो से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है और लोगो से एक फिक्स्ड डायरेक्शन पर है, तो हम कहेंगे कि ए का अपना एक पोजीशन है। अब जब वो ऑब्जेक्ट बी पर चला गया तो जो हमारा फिक्स्ड रेफरेंस लोगों का लिए हैं, उससे इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया और डिस्टेंस भी चेंज हो गया। इसका मतलब है कि इसका पोजीशन चेंज हो गया। तो ए पर जब ऑब्जेक्ट था पोजीशन कुछ और था, बी पर चला गया पोजीशन कुछ और हो गया इस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हमारा लोगो से, तो पोजीशन चेंज हो गया। इस पीरियड में टाइम भी लगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इट इज़ कॉल्ड मोशन। तो आपको बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं इसको, मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं डेफिनेशंस क्या लिखा हुआ है कि मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट इज सेड टू बी इन मोशन। इसके बाद है कि मोशन में कंसेप्ट है कि मोशन जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। ये रिलेटिव कंसेप्ट होने का मतलब क्या है कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में मोशन में है। खुद में मोशन का कोई कंसेप्ट नहीं है या रेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो किसी के कंपैरिजन में जब देखेंगे तब रेस्ट में है, और मोशन में है तो किसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो मोशन में। इस बात को आप समझिए। इस बात को एनसीईआरटी देखिए लाइन में क्या एक्सप्लेन करता है उसको हम लोग समझते हैं। हम देख सकते हैं एनसीईआरटी के बुक में एक क्लियरली लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन। एक ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति के लिए वो स्टेशनरी हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए मूविंग हो सकता है। यही है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेशन में बताते हैं। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. दो कंडीशन दिए हुए हैं। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, यदि मूविंग बस में पैसेंजर्स हैं तो बाहर का रोड का पर कोई ट्री है यदि, तो उसको पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है। और यदि रोड साइड में अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, यदि रोड साइड में कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो वो बस के अंदर के पैसेंजर और बस उसके लिए मोशन में दिखाई देते हैं। और जबकि ट्री जो है क्या दिखाई देता है, ट्री उसके लिए स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो ट्री तो वही है बच्चों ना, ट्री वही है, लेकिन बस के अंदर से देख रहे हैं तो वो मोशन में दिखाई दे रहा। लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति उस ट्री को देख रहा तो ट्री क्या है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एक ही ट्री मोशन में भी दिखाई दे रहा और रेस्ट में भी दिखाई दे रहा है। कहाँ से देखते हैं, ए मैटर करता है। तो इसी चीज़ को जहाँ से देखते हैं, जिस एटमॉस्फेयर से देखते हैं, जिस इन्वायरमेंट से देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब हम लोग करते हैं, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप समझ सकते हैं कि जो
ट्री मोशन में था कब? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस था हमारा बस के अंदर का परिवेश। ट्री रेस्ट में है कब? जब बाहर का व्यक्ति देख रहा था, यानी कि उस जिस इन्वायरमेंट में ट्री था उस इन्वायरमेंट में व्यक्ति भी है, वो जब देख रहा था तो रेस्ट में है ट्री। तो इस जगह से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है, किस इन्वायरमेंट से, किस परिवेश से, उसे हम कहते हैं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है बच्चों? आपको बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी के नेक्स्ट लाइंस को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, others may take a circular path, some may rotate, few others may vibrate, there may be situations involving combination of these। तो मोशंस जो होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक खास तरह के नहीं होते। लेकिन यदि हम लोग पर्टिकुलरली बांटना चाहें छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे मोशन के टाइप्स में बांटना चाहें, तो मोशन जो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में हो, कोई सीधी रेखा में चल रही हो, एक सीधी रेखा है ना, इस सीधी रेखा में एक कार है, वो कार इस सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब सम जो हैं ऑब्जेक्ट्स वो रोटेट कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर सकते हैं और कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं कुछ रोटेट कर सकते हैं और कुछ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मोशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर पाथ पर चल रहा तो सर्कुलर मोशन, और एक फिक्स्ड, जैसे पंखे में देखते हैं एक फिक्स्ड एक्सिस के एलोंग कर रहा तो रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ओसिलेशन, बहुत तरह के पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? सूर्य के चारों ओर अर्थ जो है एक खास पीरियड में अपने मोशन को रिपीट करता है, पीरियोडिक मोशन है। तो इस तरह से, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है बच्चों? हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मोशन। दे सकते हैं इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोस्ट ऑफ मोशंस, इन सभी तरह के मोशंस का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्स मोशन होता है। हमें जो पढ़ना है स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि क्या है, किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो हमारा फर्स्ट में है कि मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन में कि किस तरह से है, इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो हम लोग मोशन को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किस तरह के मोशंस को। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक टर्म देते हैं और वो टर्म क्या है हमारा? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसको आप समझ सकते हैं। ये क्या है? बस जो है एक स्ट्रेट रोड पर चल रहा है, कार स्ट्रेट रोड पर चल रहा, डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रहा, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अब रेक्टिलिनियर मोशन में बहुत सारे चीज़ों को हमको पढ़ना है, उन चीज़ों को जानना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो बच्चों जो बताने जा रहे हैं, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। हम लोग इसमें सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो मोशन कैसे हो रहा है इस चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि मोशन कैसे हो रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। मोशन क्यों होता है इसको हम लोग को इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो डिस्क्राइब करने में आपको पहले तो कुछ टर्म्स को समझना होगा, जैसे कि आपको समझना होगा पोजीशन क्या होता है, आपको समझना होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। लेकिन किसके में पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट एलोंग अ स्ट्रेट लाइन चलता है तो उसके पोजीशन में को हम लोग देखेंगे, फिर उसका डिस्टेंस वो कैसे करता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे करता है, इसके बाद स्पीड उसका क्या रहेगा, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, उन सभी चीज़ों को हमें देखना है मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन में। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंसेप्ट जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है स्केलर्स और वेक्टर्स का कंसेप्ट।
स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। इस कंसेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। हम बच्चों देख सकते हैं कि हम डिफाइन आपको करेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। इसके डेफिनेशंस को हम लोग जानेंगे। तो स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ लिखा हुआ है स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव Scalars are those physical quantities which have only magnitude but not direction. Only magnitude, not डायरेक्शन। उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आप बात करते हैं टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि वो यदि टेम्परेचर है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल जो ह्यूमन टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जो है, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस ये पूरा मैग्नीट्यूड कहलाया, जिसमें 37 एक न्यूमरल है और डिग्री सेल्सियस उसका यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है और साथ में उसमें एक यूनिट होता है। अब इसमें डायरेक्शंस की बात करें तो क्या टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन है? तो नहीं, टेम्परेचर में किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, टेम्परेचर में किसी तरह का कोई डायरेक्शन हमारा नहीं होता है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड के बारे में हमने जाना। अब हम लोग जानते हैं डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन क्या है। तो क्या टेम्परेचर में डायरेक्शन है? नहीं। मास में डायरेक्शन है? नहीं। डेंसिटी में डायरेक्शन है? नहीं। उसी तरह से डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसको जब हम लोग डिस्टेंस और स्पीड को पढ़ेंगे आगे तो ये क्लियर होगा। अब वेक्टर्स को देखते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स जो होते हैं, ये वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, जिनके पास क्या होने चाहिए, दोनों तरह की चीज़ें होनी चाहिए। उनके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में उनके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, प्रेशर है। अब फोर्स में आप बात कीजिए कि फोर्स यदि हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स है तो 10 न्यूटन का फोर्स किसी डायरेक्शन में ना होता है कि विदाउट डायरेक्शन होता है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं तो किसी डायरेक्शन में करते हैं ना। प्रेशर लगता है तो पॉइंट पर प्रेशर लगता है, किसी डायरेक्शन में ना लगता है। इसका मतलब है कि ये सारे जो चीज़ें मैंने लिखी हैं एग्जाम्पल्स में, इन सब का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता। 10 न्यूटन फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन नहीं होगा, बल्कि वो किस एंगल पे फोर्स लग रहा है वो भी है, उसमें डायरेक्शन भी है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये जो 3 टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और इन चीज़ों को देखेंगे कि इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। लेकिन अब इसमें एक विशेष चीज़ है, यहाँ डेफिनेशन में आप लिखा हुआ देख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो करते हैं। वेक्टर्स लॉ इनके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए स्पेशल लॉज होते हैं। दे फॉलो स्पेशल वेक्टर्स लॉ ऑफ ऑपरेशन। तो वेक्टर्स लॉ ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है? अब यदि फोर्स को आप देखें तो यदि एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, 2 व्यक्ति हैं, एक किसी ऑब्जेक्ट रस्सी का खेल होता है, तो 2 तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं,
तो उस केस में बताइए कि यदि बीच में कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, ना तो वो राइट की तरफ जाएगा ना लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है। यदि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाएं तो जो बीच में ऑब्जेक्ट है जिस पर को खींच रहे हैं दोनों तरफ से, उस पर नेट फोर्स कितना लगता है? नेट फोर्स 0 लगता है, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअल में देखा जाए, यदि हम लोग सिंपल जो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन जो स्केलर्स के केस में करते हैं उसके आधार पर देखा जाए तो नेट फोर्स हमारा कितना होना चाहिए था? सपोज कीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स दोनों तरफ से लगा रहे हैं, दोनों अपना अपना 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स स्केलर्स के अनुसार देखा जाए तो कितना होना चाहिए? हमारा चाहिए 10 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। लेकिन वेक्टर्स हम लोग अभी जान रहे हैं कि हमारा एक्चुअल में नेट फोर्स कितना है? वो 0 न्यूटन का फोर्स है, वो हमारा 0 न्यूटन का फोर्स है। तो इसलिए ये स्पेशल लॉ, अभी फोर्स के स्पेशल लॉ को फॉलो कर गए। चलिए अब वो स्पेशल वेक्टर्स लॉ ऑफ ऑपरेशन, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन का तो आपको कंसेप्ट नहीं जानना है, बट उन स्पेशल लॉज में एडिशन का कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे जब वेक्टर्स को और अच्छी तरह से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट के हम लोग स्लाइड्स में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि वेक्टर्स को और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो सारा कंसेप्ट मैं आपको अगेन उस जगह पर बताऊंगा जहां पर हम रेक्टिलिनियर मोशन को फिनिश कर चुके होंगे, क्योंकि तभी हमें वेक्टर्स के उन कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तत्काल के लिए स्केलर्स और वेक्टर्स का सिर्फ डेफिनेशन को जानना सफिशिएंट है। उस टॉपिक पर पहुंचने के बाद हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 1 डायमेंशन मोशन एंड 2 डायमेंशन मोशन एलोंग और स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, वो 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। ये 1 डायमेंशनल मोशन हमारा क्या होता है? एक ही डायमेंशन है। आप डायमेंशन ले सकते हैं कि यदि हमारा एक्स डायरेक्शन, एक्स डायमेंशन में जा रहा है ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स में, और फिर वाई डायमेंशन में जा रहा है, तो ये 2 तरह से डायमेंशन हमारा डिफाइन हो सकता है। एक एक्स में जा सकता है और दूसरा जो है वो वाई डायमेंशन में जा सकता है। यहाँ पर फिगर अच्छी तरह से नहीं बन पा रहा है, ब्रश का कुछ प्रॉब्लम है। तो जब स्ट्रेट लाइन में जाता है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, तो जब मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल। लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन में आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है? एक सर्कुलर पाथ पर जा रहा है। तो जब वो सर्कुलर पाथ पर जा रहा है तो उसका मोशन जो होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। किसी भी पॉइंट पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 डायरेक्शन में जा रहा, एक इधर और एक इधर। डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, किसी भी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन 2 होता है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशनल मोशन, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हवा में उछाल दिया जाए तो उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। उसका लेंथ और ब्रेथ के अलावे हम उसमें देख सकते हैं कि हाइट का भी कंसेप्ट आ जाता है। 3D फिगर्स बोलते हैं ना, तो इस तरह से 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन हो सकते हैं। चलिए इसके बाद फिर हम आगे के कंसेप्ट NCERT की बुक में देखते हैं कि NCERT बुक हमें किस चीज़ को बता रहा है। NCERT की बुक के अनुसार हम कंसेप्ट को आगे लेके बढ़ेंगे। NCERT की बुक में हम लोग इस पीस को देखते हैं। यहीं पर हम लोग थे, मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, और मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन में क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को भी देखते हैं। सिंपलेस्ट वे टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है, एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को आप देख सकते हैं कि इस फिगर में एक ऑब्जेक्ट जो है वो ओ पर है। सपोज कीजिए कि इस फिगर में ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ओ पॉइंट पर है, और ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो है वो सी से बी होते हुए ए पर आता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में कहाँ है? ओ पॉइंट पर है। उसके बाद वो सी पर पहुंचता है, फिर बी पर पहुंचता है, और उसके बाद फिर फाइनली वो ऑब्जेक्ट हमारा ए पॉइंट पर पहुंचता है।
तो ऑब्जेक्ट ओ से ए डिस्टेंस आता है, ऐसा एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है। इन लाइंस में आप देख सकते हैं इसी बात का डिस्कस किया हुआ है। तो ओ से ए पर जाने में टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना कवर किया, 0 यहाँ है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ओ से रेफरेंस पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट है। आप टर्म यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ओ इज ट्रीटेड एज रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लोगों का एग्जांपल दिया था ना मोशन को डिफाइन करते समय, वो रेफरेंस पॉइंट है, किसके रेफरेंस में, किसके रिलेटिव में हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ओ के कंपेरिजन में ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच रहा है, सी पर, फिर ओ के कंपेरिजन में बी पर, फिर ए पर। तो ओ से कितनी दूरी पर है, वो रेफरेंस पॉइंट भी है और हमारा इनिशियल पॉइंट भी है। ठीक है, आप इस बात को समझ लेंगे। कभी कभी हो सकता है कि रेफरेंस पॉइंट और इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो। सपोज़ कीजिए कि हम ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रहे हों कि ओ के रेफरेंस में और ओ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही सी पर है, ऐसा हो सकता है ना, और सी से ए पर जा रहा हो। लेकिन ये हमारे यहाँ तो उस केस में हमारा रेफरेंस पॉइंट ओ है लेकिन इनिशियल पॉइंट सी होता, लेकिन यहाँ इनिशियल पॉइंट भी ओ है और रेफरेंस पॉइंट भी हमारा ओ है। तो टोटल डिस्टेंस 0 से लेकर के 60 किलोमीटर का ए तक आने में कवर किया है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना है, 0 से 60, यानी कि ओ से ए का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अब सपोज़ कीजिए कि ए ऑब्जेक्ट, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की इन लाइंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा किया गया है। तो बेहतर होगा कि पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसके बाद फिर इस एनसीईआरटी के इस फिगर को और हम लोग इन सारे डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से समझेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों कंसेप्ट क्या होते हैं।